नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता आपका एक बार फिर वीकेजी फ्यूजन पर स्वागत करता हूं। स्मार्ट क्लासेस विद एनिमेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा पार्ट 2 विलियन या सॉल्यूशन चल रहा था और इस सॉल्यूशन का छठा टॉपिक आज हम अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप में लेकर आए हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्मों में भी आज हम सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको RLVP के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाइक बटन भी जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म की, जिसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। कोलिगेटिव जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कोलिगेटस से आया है और कोलिगेटस का अर्थ होता है बाउंड टुगेदर, अर्थात आपस में जुड़े रहना। तो इस तरह से कोलिगेटिव शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे हिंदी में हम अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म एक प्रकार के भौतिक गुणधर्म है और ये सारे के सारे गुणधर्म वाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसीलिए अणुसंख्यक गुणधर्म की हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विलयन के वे सभी भौतिक गुण जो अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन सभी भौतिक गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने देखा परिभाषा में, कणों की संख्या पर ही ये गुण निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर नहीं करते हैं। तो ऐसे गुण जो पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो चार हैं, जिनमें सबसे पहले है RLVP अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक में अवनमन, जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और चौथा है और अंतिम है परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी चारों अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम आज शुरुआत कर रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों का मुख्यतः एक ही उपयोग इस पाठ में हम देखेंगे कि इसकी सहायता से हम अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य इस पाठ में यही है। इन सभी अर्थात चारों प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म के द्वारा हम विलेय के अणुभार की गणना करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो अणुओं या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कण यहाँ पर परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इससे संबंधित एक छोटा सा मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि हमने 1 मोल ग्लूकोज ले लिया है, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, और उसको जल में घोल करके 1 लीटर विलयन हमने तैयार कर लिया है। इसी प्रकार से NaCl का 1 मोल लेकर भी 1 लीटर विलयन तैयार कर लिया है। और कैल्शियम क्लोराइड उसका भी 1 मोल हम लेते हैं और इसका 1 मोल लेकर के 1 लीटर विलयन तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका भी 1 मोल लेकर के 1 लीटर विलयन तैयार कर लिया। और लास्ट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड का भी 1 मोल लेकर के 1 लीटर विलयन तैयार कर लिया है। अब आपको ध्यान से इनको देखना है, ध्यान से देख करके मेरे को यह बताना है कि इन सब में उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका अणुसंख्यक गुणधर्म का मान सर्वाधिक होगा, और उसका नाम बताइए जिसके अणुसंख्यक गुणधर्म का मान सबसे कम होगा। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं इस समय, और पॉज करके अंदाजा लगाइए और अंदाजा लगाकर फिर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने कोशिश की होगी। अब मैं आपको बताता हूं, जो 1 मोल ग्लूकोज होता है, जब उसको जल में घोलते हैं, जल में घोलने पर ग्लूकोज का किसी प्रकार का विघटन नहीं होता है, अर्थात उसका सूत्र पहले C6H12O6 था और जल में घोलने के बाद भी वह C6H12O6 ही रहता है, अर्थात जलीय विलयन में उसकी मात्रा 1 मोल ही रहती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड NaCl को जब जल में घोला जाता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाते हैं। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो कुल मिलाकर के विलयन में एक के बजाय 2 कण हो गए हैं, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो कुल मिलाकर हम देखें कि जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड को हम जल में घोलते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे को वहां 2 मोल कण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड जल में घुल करके एक कैल्शियम आयन और 2
क्लोराइड आयनों में टूट जाता है, अर्थात कुल मिलाकर यह 1 लीटर विलयन में 3 मोल हमारे को देता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी इसी प्रकार से 1 एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन देता है, कुल मिलाकर के 4 मोल ये उपलब्ध कराता है। जबकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 4 पोटेशियम आयन और 1 हेक्सासाइनोफेरेट संकुल आयन देता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 आयन बनते हैं, इसका मतलब विलयन में 5 मोल आयन उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके कणों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पर कणों की संख्या सबसे ज्यादा पोटेशियम फेरोसाइनाइड की है, तो 5 मोल इसके उपस्थित है, इसीलिए इसके अणुसंख्यक गुणधर्म सर्वाधिक होंगे। जबकि ग्लूकोज का 1 मोल का 1 मोल ही रहता है, इसीलिए इसके अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे कम होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। अब हम अणुसंख्यक गुणधर्म शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की, अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको RLVP भी हम कहते हैं। और इसका मान डेल P अपॉन PN नोट होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर 2 पात्र लिए हैं। ये पहला पात्र है। इस पहले पात्र में हमने विलायक जल के साथ में कुछ अवाष्पशील कण यहाँ पर मिला दिए हैं। जो आपको पीले रंग के कण दिख रहे हैं वो अवाष्पशील विलेय के कण है, जबकि जो लाल रंग के गोले हैं वो विलायक के कणों के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम जानते हैं कि जो अवाष्पशील विलेय के कण होते हैं उनका वाष्पन नहीं होता है, वो एज इट इज यहाँ पर विलयन में ही बैठे रहते हैं, जबकि विलायक के कण वाष्पशील होते हैं। अब यहाँ हम सतह के कणों की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ गौर से देख रहे हैं कि सतह पर मात्र 4 कण विलायक के उपस्थित है, जबकि 5 कण विलेय के हैं। और ये पांचों कण वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं। सिर्फ ये 4 कण जो विलायक के हैं वो ही वाष्प में परिवर्तित होते हैं। तो इसके द्वारा लगने वाला वाष्प दाब तुलनात्मक रूप से कम होगा, अर्थात यहाँ एक बार में 4 ही कणों का वाष्प दाब लगेगा। हम उदाहरण स्वरूप समझ रहे हैं सिर्फ। और इस प्रकार इस विलयन में जो वाष्प दाब लगता है कुल, उस वाष्प दाब को हम यहाँ PA से लिख रहे हैं। A हम विलायक के रूप में काम में लेते हैं। तो अब यहाँ पर A हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो भी वाष्प दाब लगेगा वो सिर्फ विलायक के कारण ही लगेगा। विलेय का तो वाष्प दाब में बिल्कुल भी योगदान नहीं होता है, इसीलिए हम इसको P के रूप में लिख देते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह आपको विलयन के वाष्प दाब को P के रूप में भी लिखा जा सकता है और कई जगह आपको विलयन के वाष्प दाब को PS के रूप में भी दिख सकता है, क्योंकि S फॉर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब अर्थात विलयन का वाष्प दाब इस रूप में मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जैसे भी लिखना है आप वैसे लिख दीजिए, लेकिन साथ में जरूर उसको मेंशन कर दीजिए कि यह विलयन का वाष्प दाब है। इसी प्रकार से अपन ने दूसरा पात्र ले रखा है जिसमें हमने सिर्फ शुद्ध विलायक ले रखा है और यहाँ सतह पर सिर्फ विलायक के कण ही उपस्थित है। तो सारे के सारे विलायक के कण वाष्पशील होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं यदि वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो एक साथ जो सतह पर 13 कण थे 13 के 13 वाष्प में बदल जाते हैं। और यहाँ शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब हुआ उसको हमने लिख दिया है PA नॉट के द्वारा, जिसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहा जाता है। तो अब विलयन का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में हम तुलना करें तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इसीलिए जब हम दोनों में अंतर निकालते हैं अर्थात वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करते हैं, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर दिया जाता है। तो PA नॉट माइनस PA यह हमारे को वाष्प दाब में अवनमन प्राप्त होता है। चूंकि यह दाबों का अंतर है इसीलिए इसको डेल P से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखना कि वाष्प दाब में जो अवनमन है वह अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। यह गुण अर्थात वाष्प दाब में अवनमन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जब वाष्प दाब में अवनमन जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसमें हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का भाग दे लें, अर्थात इन दोनों का अनुपात हम ले लें, जैसे यहाँ पर लिया है PA नॉट माइनस PA जो कि वाष्प दाब में अवनमन है और इसमें हमने भाग लगा लिया है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का। तो अब ये हमारे को जो भी वैल्यू प्राप्त हुई है यही कहलाती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको डेल P
अपॉन PA0 से भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन प्राप्त हुआ है, यह एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अब ये अणुसंख्य गुणधर्म कैसे होता है, इसको सिद्ध करने का श्रेय वैज्ञानिक रावले को जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले पाठ में भी डिटेल में पढ़ा था। और उसी को नियम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। राउल्ट का नियम हमने द्रव द्रव विलयनों में भी पढ़ा था, और उसके बाद ठोसों का द्रव में विलयन में भी राउल्ट के नियम का उपयोग किया गया था। वही राउल्ट का नियम यहाँ पर भी हम काम में लेते हैं, और इसी राउल्ट का नियम का उपयोग करते हुए हम सिद्ध करेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। इस चैप्टर के पिछले वीडियो देखने के लिए मैं इस टॉपिक के लास्ट में आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा, उससे आप पिछले टॉपिक्स को भी आराम से पढ़ सकते हैं, ताकि वो जब आपको समझने में आ जाएगा तो यह टॉपिक भी आपको आसानी से समझने में आ जाएगा। तो राउल्ट के नियम से हम जानते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, विलयन कौन सा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, अर्थात PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। A यहाँ पर विलायक को इंडिकेट करता है। तो यह राउल्ट के नियम से हमने पहले पढ़ा है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक समानुपातिक स्थिरांक हम लगाते हैं, और यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक अपन ने लगा दिया है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इस तरह से हमारे पास एक सूत्र बन जाता है PA बराबर PA0 XA। अब इसी से हम प्रूव करेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो PA0 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, यानी बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये बटे में आ जाता है, और हमारे को PA अपॉन PA0 प्राप्त होता है इक्वल टू XA। अब इन दोनों तरफ की संख्याओं को हम 1 से माइनस कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर 1 माइनस PA अपॉन PA0, और दूसरी तरफ भी 1 माइनस XA हमने कर दिया। जब इनको सोल्व किया जाता है तो 1 माइनस PA अपॉन PA0 को सोल्व करने पर हमारे को प्राप्त होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन प्राप्त हो जाता है। और यहाँ 1 माइनस XA है, और हम जानते हैं सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योगफल हमेशा 1 होता है, और 1 में से जब विलायक की मोल भिन्न को हम माइनस कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि बचेगा क्या, विलेय की मोल भिन्न हमारे को प्राप्त हो जाएगी, जिसको हमने B से लिखा है। अर्थात यहाँ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर हो जाता है, और विलेय की मोल भिन्न का सीधा सीधा मतलब हो गया विलेय के कणों की संख्या, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के कणों की संख्या के बराबर होते हैं। अर्थात विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी ज्यादा होगा, और विलेय के कणों की संख्या कम होने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी कम होता है। तो इस तरह से राउल्ट के नियम के द्वारा हम इस बात को सिद्ध कर सकते। तो इस प्रकार राउल्ट के नियम से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यहाँ पर PA विलयन का वाष्प दाब है, PA0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, डेल P वाष्प दाब में अवनमन होता है, जबकि XB यहाँ पर विलयन में विलेय की मोल भिन्न होती है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सभी अणुसंख्य गुणधर्मों का उपयोग हम विलेय के अणुभार की गणना करने के काम में लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। हमारे पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल P अपॉन PA0 इक्वल टू XB है। यहाँ XB विलेय की मोल भिन्न है। किसी की भी मोल भिन्न हम ज्ञात करते हैं तो उस अवयव की मोल तथा कुल मोलों का जो अनुपात होता है वही मोल भिन्न कहलाती है। तो यहाँ विलेय की मोल भिन्न है तो NB अर्थात विलेय के मोल बटे में कुल मोल, इन दोनों का अनुपात हमारे को विलेय की मोल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर तनु विलयन होता है, और तनु विलयनों के लिए ध्यान रखना, ये अणुसंख्य गुणधर्म जो भी हम देख रहे हैं वो सारे के सारे तनु विलयनों के लिए ही हम देखेंगे। और तनु विलयन में Na यानी विलायक के मोल इज वेरी 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 ग्रेटर देन विलेय के मोल अर्थात NB, क्योंकि तनु विलयन है, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा कम होगी। इसीलिए जब इन दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को प्लस किया जाता है, तो हम यहाँ B को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका मान बहुत ही कम होता है, और इन दोनों का योगफल हम लगभग लगभग Na के समान ही मान सकते हैं।
इसीलिए अब यहाँ मोल भिन्न को हम लिख सकते हैं हम XB बराबर NB अपॉन NA। अब हमारे को मोलों को ज्ञात करना है और मोल ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है मोल बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार। तो विलायक के मोल और विलेय के मोल दोनों की गणना करनी है। विलायक के मोल विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणुभार होगा। विलायक के ग्राम में भार को हमने WA, A मतलब विलायक और B मतलब विलेय लिया है, इस चीज को ध्यान रखना है। WA अपॉन MA, W यहाँ विलायक का ग्राम में भार है, M यहाँ पर अणुभार हमने लिया है, तो WA अपॉन MA विलायक के मोल हो गए हैं। इसी प्रकार से विलेय के मोल हो जाएंगे WB अपॉन MB। जब इन दोनों के मान हमारे को मिल गए हैं तो ये जो सूत्र हमारे को प्राप्त हुआ था, इस सूत्र में हम NB और NA के मान रख देते हैं। NB WB अपॉन MB फिर बटे WA अपॉन MA, ये वैल्यू हमने रख दी है। इसको सॉल्व करने पर हमारे को WB अपॉन MB गुणा MA अपॉन WA प्राप्त होता है। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई भी इसको कर सकता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इस MA को ऊपर ले जा करके और गुणा करना होता है। तो इस प्रकार से हमारे को WB अपॉन MB गुणा MA अपॉन WA प्राप्त हो गया है। अब ये जो वैल्यू प्राप्त हो गई है ये XB की वैल्यू आई है, तो XB की वैल्यू डेल P अपॉन PA नॉट अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये इसके बराबर हमारे को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर एक ही है कि किसी भी प्रकार से विलेय के अणुभार की गणना हमारे को यहाँ पर करनी है, तो इस MB की गणना हमारे को करनी है। MB की गणना करने के लिए इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं और डेल P अपॉन PA नॉट को इधर लेके जाएंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, अर्थात हम PA नॉट अपॉन डेल P के रूप में इसको लिखेंगे और WB इंटू MA अपॉन WA हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे को लास्ट में यहाँ पर अणुभार प्राप्त हो जाता है। MB की गणना हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ पर हमारे को कुछ चीजें दी हुई होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है विलेय का ग्राम में भार, MA यहाँ पर विलायक का अणुभार है, WA विलायक का ग्राम में भार है, PA नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और डेल P यहाँ वाष्प दाब में अवनमन है। ये चीजें सारी दे दी जाएगी, इनकी वैल्यू हमारे को दे दी जाए तो हम विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं और इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे को प्रश्न दिया गया है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार होता है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब देखो यहाँ समझ सकते हैं आप, 39 ग्राम बेंजीन में घोला है तो ये बेंजीन हमारा हो गया विलायक और 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस हो गया हमारा ये विलेय, और शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यहाँ पे दिया हुआ है 0.850 और फिर दिया हुआ है प्राप्त विलयन यानी विलयन का पूरा वाष्प दाब जो कि कम हो जाता है विलायक की तुलना में 0.845 बार है। तो विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान आपको यहाँ ज्ञात करना है, अर्थात अणुभार ज्ञात करना है। बेंजीन का अणुभार यहाँ दिया हुआ है 78, दिया हुआ नहीं हो तो हम इसको आराम से ज्ञात भी कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो 12 छिक्की 72 कार्बन का 12 होता है तो 72 कार्बन का हो जाएगा प्लस 6 हाइड्रोजन का 78। इस प्रकार से हम बेंजीन का अणुभार दिया हुआ नहीं हो तो भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न में हमारे को दिया गया क्या क्या है, इस पर हम देखते हैं। WA अर्थात विलायक का ग्राम में भार आपको दिया हुआ है 39 ग्राम जो कि बेंजीन है यहाँ पर। WB जो कि विलेय का ग्राम में भार है वो 0.5 ग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है। MA विलायक का अणुभार 78 दिया गया है और आपको विलेय के अणुभार की गणना करनी है। अब यहाँ PA नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको दिया हुआ है 0.850 बार और PA यानी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार। यहाँ पर ये चीजें हमारे को सारी दी हुई है। तो सबसे पहले हम वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करते हैं और अवनमन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब का अंतर हम निकाल लें जो कि 0.005 बार प्राप्त होता है, तो ये हमारे को प्राप्त हो जाता है वाष्प दाब में अवनमन। अब ये सारे मान जो हमारे को प्राप्त हो गए हैं, ये सूत्र हमने अभी निकाला था, इस सूत्र में इन सभी मानों को रख देते हैं। PA नॉट का मान हमने रख दिया है, डेल P का मान 0.005, WB MA और WA के मान भी हमने रख दिए हैं और जब इसको सॉल्व किया जाता है
तो हमारे को प्राप्त होता है 170 ग्राम। अर्थात यहाँ पर जो अवाष्पशील विलेय दिया हुआ है उसका ग्राम में भार 170 ग्राम यहाँ हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको समझने में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को लाइक जरूर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं वीकेजी फ्यूजन सर्च करके, और आप वहां पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लगातार चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ वहां डालता रहता हूं और आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर ही प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।